नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बिहार स्पेशल पीडब्ल्यू का मंथली मैगजीन समझते हुए रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि फरवरी मंथ में बिहार में क्या क्या विकास हुआ है और कौन सी घटनाएं हुई और कौन सी योजनाएं लागू हुई इत्यादि। तो आज का पार्ट 3 वीडियो है। कल हमने टॉपिक 1.13 SSB बॉर्डर प्रोजेक्ट तक देखा था। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसबी बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को बिहार के अररिया जिले में लेटी और इंद्रवा में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इसका मुख्य बिंदु क्या था? उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 170 करोड़ की लागत वाली एसएसबी अवसंरचना परियोजना का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत 554 किलोमीटर सीमा सड़कों को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कि 18 खंडों में से 14 पर कार्य पूरा हो चुका है। स्वीकृत 2,468 करोड़ रुपए की राशि में 2,336 करोड़ रुपए पहले ही व्यय किए जा चुके हैं। सड़कों के पूर्ण होने से सशस्त्र सीमा बल की निगरानी क्षमता को उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है। घुसपैठ रोधी अभियान, जो कि सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की गई है। उपायों में कौन कौन से शामिल हैं? तो मतदाता सूची में घुसपैठियों को हटाना, उन्हें पहचान कर उन्हें देश से निष्कासित करना। इस अभियान के अंतर्गत देश की सीमाओं से 10 किलोमीटर के भीतर स्थित सभी अवैध अतिक्रमणों को पहले हटाया जाएगा। ठीक है। और आबादी और सीमा संबंधी चिंताएं। घुसपैठ के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड को प्रभावित कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल की भूमिका क्या है? इसमें वर्ष 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी बिना बाढ़ वाली भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल को सौंपी गई। वर्ष 2004 में सशस्त्र सीमा बल 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई है। सशस्त्र सीमा बल की क्या भूमिका है? तो इसमें जो है वर्ष 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी बिना बाढ़ वाली भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल को सौंपी गई। किसको सौंपी गई? सशस्त्र सीमा बल को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IGIMS पटना को उत्कृष्टता पुरस्कार। IGIMS पटना रिसीव्स एक्सेलेंस अवार्ड कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पटना है, उसको स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, पटना को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। यह पुरस्कार जो है, इसकी बहुविषयक अनुसंधान इकाई मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट को शोध प्रदर्शन के आधार पर देश के शीर्ष संस्थानों में स्थान दिए जाने के आधार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अनुप्रिया पटेल तथा ICMR के महानिदेशक एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहाल के द्वारा सूक्ष्म विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर नर्मदा कुमारी को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और ICMR के महानिदेशक एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहाल द्वारा सूक्ष्म जीव विज्ञान के विभाग की जो प्रमुख डॉक्टर नर्मदा कुमारी, उनको प्रदान किया गया। किनके द्वारा दिया गया है? ये जो ICMR के महानिदेशक एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के डॉक्टर सचिव जो है डॉक्टर राजीव बहाल। मुख्य पॉइंट क्या है? हमें डॉक्टर राजीव बहाल है, इन्हीं के द्वारा दिया गया। किनको दिया गया? डॉक्टर नर्मदा कुमारी को। किसके लिए दिया गया है? तो यह जो है
यह जो है उत्कृष्टता पुरस्कार है, इसी को दिया गया है नर्मदा कुमारी को, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। यह जो सम्मान मेडिकल कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वार्षिक मूल्यांकन के बाद प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? मेडिकल कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए जो वार्षिक मूल्यांकन के बाद प्रदान किया। इसमें पूरे भारत के 123 चिकित्सा महाविद्यालयों का आकलन किया गया है। पूरे भारत के जो 123 चिकित्सा महाविद्यालय उनका भी आकलन किया गया है। इन 123 संस्थानों में से जो 8 चिकित्सक महाविद्यालयों को 10 में से पूर्ण 10 अंक प्राप्त हुए, जिनमें बिहार से केवल एकमात्र संस्थान जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, IGMIS। समझ में आ गया? बिहार से MRU उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह एकमात्र संस्थान भी रहा है, ठीक है। बिहार से MRU उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने वाला मात्र एक ही संस्थान है, IGMIS, ठीक है। वित्तीय सहयोग: संस्थान ने पिछले 3 वर्षों में प्रमुख अनुसंधान पहलों को संचालित किया है और उच्च गुणवत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले अनुसंधान प्रस्तावों के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। बहुविषयक अनुसंधान इकाई का उद्देश्य: बहुविषयक अनुसंधान इकाई का उद्देश्य क्या है? तो इस अनुसंधान, शिक्षा और नई उपचार तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है, जो सभी विभागों के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए खुली है। किसके लिए खुली है? जो सभी विभाग के विद्यार्थी और उनके संकाय सदस्य। और संरचना सुदृढ़ीकरण क्या होता है? इस मान्यता के अंतर्गत IGIMS को आवृत्ति और अनावृत्ति अनुदान प्राप्त होंगे, जिनमें अवसंरचना और उपकरण उन्नयन के लिए 20 लाख रुपए शामिल है। साथ ही 2 वैज्ञानिक, 2 तकनीशियन और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति भी की जाएगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या चिकित्सीय उन्नति की संभावनाओं वाले अनुसंधान प्रस्ताव को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। कितने की राशि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 लाख रुपए तक की, ठीक है। तो पटना उच्च न्यायालय ने 9 अधिवक्ताओं की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अप्रूव्स अपॉइंटमेंट of 9 advocates as पटना हाई कोर्ट जजेस। इसमें जो है तो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 26 फरवरी और 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 9 अधिवक्ताओं को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। जिन अधिवक्ताओं के नाम न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए स्वीकृत किए गए वे हैं: MD नदीम सिराज, रंजन कुमार झा, कुमार मनीष, संजीव कुमार, गिरिजीश कुमार, आलोक कुमार, राजू कुमार, राणा विक्रम सिंह और विकास कुमार। आगे हम लोग देखेंगे इन 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की संख्या बढ़ करके 46 हो जाएगी, ठीक है। न्यायाधीशों की 9 जो न्यायाधीश की नियुक्ति हुई उनके बाद पटना के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46, ठीक है। जबकि स्वीकृत कुल पदों की संख्या कितनी है? 53। महत्व, इसका क्या महत्व है? तो पटना उच्च न्यायालय जो लंबे समय से न्यायाधीशों की रिक्तियों की समस्या का सामना कर रहा था, ठीक है, जिसके कारण मामलों की भारी लंबित संख्या बनी हुई है। वर्तमान में न्यायालय में लगभग 2.12 लाख मामले लंबित हैं। 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से निम्नलिखित सकारात्मक परिवर्तन आने का अनुमान है, ठीक है। जो नियुक्ति किए गए हैं उनसे सकारात्मक परिवर्तन, उनकी पॉजिटिव चेंजेस आने का अनुमान है, ठीक है। पटना उच्च
जो पटना उच्च न्यायालय लंबे समय से न्यायाधीशों की रिक्त की समस्या का सामना कर रहा था, कई मामलों की भारी लंबित संख्या बनी हुई है। वर्तमान में न्यायालय में लगभग 2.12 लाख मामले लंबित हैं। अब भी पटना न्यायालय में बताइए 2.12 लाख मामले लंबित हैं, यानी कि नौ नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से निम्नलिखित सकारात्मक परिवर्तन आने का अनुमान है। मामलों की लंबित संख्या में कमी आएगी, दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों के निस्तारण की गति तेज होगी और न्याय में न्याय तक पहुंच में सुधार होगा। ठीक है। भागलपुर में जो स्पोर्ट्स विलेज इन भागलपुर, ठीक है, जो बिहार मंत्रिमंडल ने भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड में एक स्पोर्ट्स विलेज की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। किसकी? जो बिहार मंत्रिमंडल ने भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड में, किस प्रखंड में? गोराडीह प्रखंड में एक स्पोर्ट्स विलेज की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। कहाँ स्थापित हो रहा है? गोराडीह प्रखंड में स्पोर्ट्स विलेज। ठीक है, स्पोर्ट्स विलेज के बारे में जानेंगे। क्या है स्पोर्ट्स विलेज? तो राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए 15.01 एकड़ सरकारी भूमि को खेल विभाग को हस्तांतरित करने की अनुमति दी। जैसे कि परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठीक है, परियोजना के अनुसार स्पोर्ट्स विलेज में क्या हुआ है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मार्शल आर्ट्स और हॉकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इंडोर और आउटडोर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है, यहाँ के खिलाड़ियों को पेशेवर कोचिंग सहायता, फिटनेस सेंटर और फिजियोथेरेपी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि वे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ परियोजना जो है बांका, भागलपुर, जमुई और मुंगेर के युवा खिलाड़ियों को, कहाँ के खिलाड़ियों को? बांका और भागलपुर, जमुई और मुंगेर के युवा खिलाड़ियों को नए अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि वर्तमान में उन्नत प्रशिक्षण के लिए कई खिलाड़ियों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। यह सुविधा जो है नियमित रूप से जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगी और भविष्य में प्रमुख वैश्विक आयोजनों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़े थे? जो भागलपुर में स्पोर्ट्स विलेज है, इसका जो स्थापना कहाँ किया गया है? तो गोराडीह प्रखंड में भागलपुर के। ठीक है, स्पोर्ट्स विलेज की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए जो सरकार ने है, राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए कितना राशि दिया है? तो 15.01 एकड़ सरकारी भूमि। ठीक है, और जो इस परियोजना के अनुसार जो है स्पोर्ट्स विलेज में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर इंडोर और आउटडोर सुविधाएं विकसित की जाएंगी? तो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मार्शल आर्ट्स और हॉकी जैसे खेल के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। यहाँ जो खिलाड़ी को क्या करेंगे? पेशेवर कोचिंग सहायता मिलेगी, फिटनेस सेंटर और फिजियोथेरेपी सेवाएं भी मिलेगी और वे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर सकेंगे खेल में। ठीक है, इस परियोजना जो बांका, भागलपुर, जमुई और मुंगेर के युवा खिलाड़ियों को अवसर भी प्रदान होगा, उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा, जैसे कि अब भी हमारे खिलाड़ी जो होते हैं अच्छे प्रशिक्षण के लिए अब तक बाहर जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ इनकी सभी व्यवस्था को अवसर दिया जाने वाला है। कहाँ पे? भागलपुर। ठीक है, यहाँ जो है कि यह जो सुविधा किसके लिए है? जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगी और भविष्य में जो प्रमुख वैश्विक आयोजनों के लिए उच्च प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, प्लास्ट इंडिया 2026 क्या था? प्लास्ट इंडिया 2026, तो ये जो विश्व की जो तो सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी जो कि 2026 5 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुई थी। ये जो प्लास्ट इंडिया 2026 जो है, अब हम लोग क्या
यूनिट 2 देख रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि जो बिहार से रिलेटेड जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके बारे में आप जानेंगे। तो जो फर्स्ट ही है हमारा प्लास्ट इंडिया 2026। इसमें जो विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी यानी कि प्लास्टिक इंडिया 2026 5 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? भारत मंडपम के नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी। ठीक है, प्लास्ट इंडिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे यह क्या है। तो यह जो है प्लास्टिक उद्योग की एक त्रिवार्षिक वैश्विक प्रदर्शनी है, जो कि रसायन उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग के सहयोग से आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में नवाचारों का प्रदर्शन करना। ठीक है, प्लास्ट इंडिया 2026 का थीम है भारत नेक्स्ट है, भारत नेक्स्ट है। ठीक है, जो प्लास्ट इंडिया 2026 का थीम क्या है? तो इसका भारत नेक्स्ट, और इसको आयोजित कहाँ किया गया? तो इसको भारत मंडपम की नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। सॉरी, यह जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो उन्नत विनिर्माण और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं पर जोर देता है। इसका उद्देश्य क्या है प्लास्ट इंडिया का? तो यह जो व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सतत प्लास्टिक विनिर्माण को बढ़ावा देना, उन्नत मशीनरी, सामग्री और रिसाइक्लिंग समाधानों के भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत प्लास्टिक विनिर्माण को बढ़ावा देना, उन्नत मशीनरी यानी कि अच्छी मशीन की व्यवस्था, और सामग्री और रिसाइक्लिंग समाधानों में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, और कौशल विकास और उद्योग अकादमी संबंधों को मजबूत करना। यह जो है 5 स्तंभों पर आधारित है। एक, व्यापारिक प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, परंपरा और पर्यटन। प्रतिभागी, ये क्या है? प्रतिभागी 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शन। कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी प्रसार के केंद्र, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, उद्योग जगत में नेतृत्वकर्ताओं, स्टार्टअप्स, छात्रों और नीति निर्माताओं की सहभागिता। इसका महत्व क्या है? जीरो वेस्ट प्रदर्शनी के रूप में आयोजन किया गया, जो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है। ठीक है, यानी कि अब वेस्ट जो होगा, वेस्ट कितना होगा? बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। प्लास्टिक विनिर्माण और रोजगार सृजन में जो भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। यह जो है प्लास्ट इंडिया 2026 क्या करेगा? प्लास्टिक विनिर्माण और रोजगार सृजन में भारत की वैश्विक स्थिति को क्या करेगा? मजबूत करेगा। ठीक है, जो भारत में जो प्लास्ट अर्थव्यवस्था की स्थिति है, भारतीय प्लास्टिक उद्योग का मूल्य जो है 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि बुनियादी ढांचे, उपभोक्ता वस्तु और निर्यात का आधार है। ठीक है, जैसे जैसे भारत जो है $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत क्या कर रहा है? $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही क्या, ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन इंडिया, जो 24 फरवरी 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों ACCS को राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को। जो सम्मेलन के बारे में क्या है? जो राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसके बारे में क्या कहा गया? तो जो सम्मेलन का स्थान है भारत मंडपम की नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष जो है श्री ज्ञानेश कुमार रहेंगे, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इसका सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? राज्य चुनाव आयुक्तों का सम्मेलन का
राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में अपने अपने कानूनी ढांचों के भीतर भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चुनाव सुरक्षा आयोग के कामकाज में समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, इसके प्रतिभागी कौन कौन? देश के जो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्त आएंगे और सभी 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इंडिया के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और CEO, चीफ इलेक्शन ऑफिसर आएंगे। ठीक है, यह जो सम्मेलन जो है 25 वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछला सम्मेलन जो वर्ष 1999 में आयोजित किया गया था, कौन सा सम्मेलन? राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, ये पहली बार कब हुआ था? 1999 में हुआ था। अब यह दूसरी बार 2026 में होगा। भारत टैक्सी यानी कि भारत की जो पहली सरकारी आधारित टैक्सी सेवा, भारत टैक्सी इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह 5 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसने शुभारंभ किया था भारत टैक्सी का, तो गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में। यह जो है भारत का पहला चालक स्वामित्व वाला सरकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि सरकार से समृद्धि के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसके दृष्टिकोण से प्रेरित है, सरकार के समृद्धि के दृष्टिकोण। मुख्य विशेषता क्या है? सारथी ही मालिक के मार्गदर्शक दान के अंतर्गत चालक जिन्हें की सारथी कहा जाता है। सारथी ही मालिक, इसका भारत टैक्सी का रखा गया है, उसका क्या रखा गया है थीम? सारथी ही मालिक, जिन्हें की सारथी कहा जाता है। केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि सहकारी संस्था के हितधारक और सह मालिक भी हैं, जिन्हें के समान लाभ वितरण और अधिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शून्य कमीशन क्या? 0 कमीशन तथा सर्ज फ्री मूल्य निर्धारण मॉडल पर संचालित होता है, जिसमें कि लाभ सीधे चालकों में वितरित किए जाते हैं। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत भारत टैक्सी की स्थापना 6 जून 2025 को की गई थी। चालक कल्याण पर विशेष ध्यान, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का परिवार स्वास्थ्य कवर और सेवानिवृत्त बचत तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत सारथी दीदी और बाइक दीदी जैसी पहले शुरू की गई है, जिनके माध्यम से अब तक 150 से अधिक महिला चालक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। कितना? इसके लिए अब तक 150 से भी अधिक महिला चालक प्लेटफॉर्म से क्या हुई है? जुड़ चुकी है। सारथी दीदी, बाइक दीदी। बिहार बाइट्स क्या है? बिहार सरकार ने जून वर्ष 2026 में भारत टैक्सी शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की। बिहार सरकार ने भी कब भारत टैक्सी शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो जून वर्ष 2026 में। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसे प्रारंभ में चयनित जिलों में लागू किया जाएगा और जिसके बाद अक्टूबर 2026 तक पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। यह गुजरात के संचालित सहकारी परिवहन ढांचे के मॉडल पर आधारित है। इसका जो संचालन बिहार के सहकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चालकों को सारथी कहा जाएगा और वे किसी निजी मध्यस्थ के लिए ठेकेदार के रूप में कार्य करने के बजाय सहकारी संरचना में हिस्सेदार बनेंगे। राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण क्या होता है? नेशनल वाइड माइग्रेशन सर्वे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कि देश में
जुलाई 2026 से जून 2027 के दौरान प्रवासन पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। मुख्य बिंदु: इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में प्रवासन प्रतिरूपों से संबंधित समग्र एवं अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराना है। नया प्रवासन सर्वेक्षण ग्रामीण, शहरी तथा अंतर्राज्यीय प्रवासन के कारण मौसमी रिटर्न, माइग्रेशन तथा प्रवासी श्रमिकों की रोजगार प्रोफाइल से संबंधित स्थिति जानकारी एकत्रित करेगा। जो राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण है क्या करेगा? नया प्रवासन सर्वेक्षण ग्रामीण, शहरी तथा अंतर्राज्यीय प्रवासन के कारण मौसमी रिटर्न, माइग्रेशन तथा प्रवासी श्रमिकों की रोजगार प्रोफाइल से संबंधित विस्तृत जानकारी को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। प्राप्त आंकड़े शहरी नियोजन, आवास, परिवहन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बेहतर नीतिगत योजना बनाने में सहायक होंगे। इससे जो है पूर्व प्रवासन से संबंधित आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2020 से 21 तथा बहु सूचकांक सर्वेक्षण 2020 से 21 के माध्यम से संकलित किए गए थे। PLFS 2020-21 के अनुसार भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% थी। लैंगिक अंतराल अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों में प्रवासन दर 10.7%, जबकि महिलाओं में 47.9% आंकी गई। लैंगिक प्रवासन प्रतिरूप क्या होता है? महिलाओं के मामले में विवाह जो है प्रमुख कारण रहा, जो कि कुल महिला प्रवासियों का लगभग 86.8% है। पुरुषों में रोजगार या बेहतर रोजगार अवसरों के लिए किया गया प्रवासन 22.8% के साथ सबसे महत्वपूर्ण कारक। अच्छा, प्रवासन का जो सर्वेक्षण किया गया उसमें जो महिलाओं के लिए था, इसमें महिलाओं कितना प्रवासी रही? तो 86.8%, ठीक है, कुल महिला प्रवासियों का लगभग। और इसका प्रमुख कारण क्या था? विवाह था। और जो पुरुषों में जो था प्रवासी का प्रमुख कारण रोजगार तथा बेहतर रोजगार अवसरों के लिए किया गया प्रवासन था, जो कि 22.8% था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारक था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO यह सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP के अंतर्गत कार्य करता है। यह योजनाबद्ध मानकीकृत आंकड़ों संकलन, प्रसंस्करण तथा प्रसार के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। यह जो योजनाबद्ध मानकीकृत आंकड़ा संकलन और प्रसंस्करण तथा प्रसार के लिए नोडल एजेंसी NSSO और CSO के विलय से गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करता है, जो कि राष्ट्रीय रेखांकन प्रकाशित करता है तथा साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है। आगे हम लोग देखेंगे पैमाना पोर्टल। ये पैमाना पोर्टल क्या है? जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पैमाना पोर्टल को प्रारंभ किया, जो कि 150 करोड़ रुपए और इससे अधिक मूल्य की केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजना की निगरानी के लिए एक नया वेब आधारित पोर्टल है। पैमाना पोर्टल के बारे में, पैमाना पोर्टल क्या है? पैमाना का अर्थ होता है परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना निगरानी और राष्ट्र निर्माण के लिए विश्लेषण। इसमें प्रकृति जो है प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की अनिवार्य निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका प्रतिस्थापन कैसे हो? पैमाना पोर्टल का प्रतिस्थापन, यह पुराने ऑनलाइन कंप्यूटरकृत निगरानी प्रणाली को विस्थापित करता है। इस प्रकार इसका प्रतिस्थापन। नोडल मंत्रालय क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रमुख डिजिटल पहल है नोडल मंत्रालय, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका जो है पैमाना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है तकनीक आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और विश्लेषण को सशक्त बनाना है। वन डेटा वन एंट्री सिद्धांत क्या है? यह जो है
अन्य प्रोजेक्ट निगरानी पोर्टल के साथ एकीकृत है, जिससे कि डेटा साझा करना आसान होता है और प्रतिलिपि की समस्या नहीं रहती है। ठीक है, वन डेटा वन एंट्री सिद्धांत, वन डेटा और वन एंट्री सिद्धांत क्या है? तो यह एक प्रोजेक्ट निगरानी पोर्टल के साथ एकीकृत है, जिससे कि डेटा साझा करना आसान होता है और प्रतिलिपि की समस्या नहीं रहती। प्रतिलिपि यानी क्या होता है? उसका डुप्लीकेट जो प्रति बनाया जाता है उसी को प्रतिलिपि कहते हैं। ठीक है, अंतर मंत्रालय समन्वय क्या है? जो कि 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय और विभागों, आर्थिक मामलों के विभाग और अन्य प्राधिकृत निकायों के समन्वय में पोर्टल संचालित। ठीक है, बायोफैच 2026 क्या है? बायोफैच 2026, तो इसके बारे में देखिए क्या है। भारत को बायोफैच 2026 में प्रतिष्ठित कंट्री ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? भारत को बायोफैच 2026 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो कंट्री ऑफ द ईयर। यह मान्यता 14 वर्ष के बाद वैश्विक जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग के मंच पर भारत की केंद्रीय भूमिका में वापसी को दर्शाती है। यह किसको दर्शाती है? 14 वर्ष के बाद जो वैश्विक जैविक कृषि के मंच पर भारत की केंद्रीय भूमिका की वापसी को दर्शाती है। बायोफैच 2026 में भारत की क्या भागीदारी है? यह जो है ये तो कंट्री ऑफ द ईयर किसको प्रदान किया गया है? भारत को बायोफैच 2026 में। ठीक है, यह जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा के द्वारा आयोजित भारत की भागीदारी के अंतर्गत 274 वर्ग मीटर का एक पवेलियन स्थापित किया गया है, जिसमें 67 सह प्रदर्शक शामिल होंगे। इसमें निर्यातक, किसान, उत्पादक, संगठक, FPOs तथा अन्य सरकारों की संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, बायोफैच 2026 में जैविक उत्पादों का विश्व अग्रणी व्यापार मेला, जिसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 के दौरान न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में किया गया। जो बायोफैच 2026 में क्या के बारे में क्या है मुख्य पॉइंट? तो यह जैविक उत्पादों का विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है। बायोफैच 2026 क्या है? जैविक उत्पादों का विश्व का ये अग्रणी व्यापार मेला है। ठीक है, इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 के दौरान कहाँ किया गया था? न्यूरेमबर्ग और जर्मनी में किया गया था। अब हम लोग देखेंगे साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने एवं इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रैकिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड्स एंड डिसमेंटलिंग द इकोसिस्टम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है और सहकारिता मंत्री कौन है? ये दोनों कौन? अमित शाह ने 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने इसके लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, जो साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया और गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 40C के राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र S4C डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत में जो साइबर सक्षम धोखाधड़ी के पैमाने, रुझानों और बदलती प्रकृति की साझा समझ विकसित करना था। ठीक है, यह सम्मेलन जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के सहयोग से आयोजित किया गया। लाइव विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला AI स्वास्थ्य इकोसिस्टम। लाइव कनेक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर सेलेक्ट AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम, यानी कि भारत ने जो है लाइव कनेक्ट
कि आई लाइव कनेक्ट नामक विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम स्वास्थ्य तंत्र लॉन्च किया है। किसने? भारत ने आई लाइव कनेक्ट नामक विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम स्वास्थ्य तंत्र। क्या है आई लाइव कनेक्ट के बारे में मुख्य बिंदु, इसके बारे में देखेंगे। तो यह जो एक आई लाइव आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है जो कि डॉक्टरों को पहनने योग्य बायो सेंसर पैच और रिस्ट बैंड के माध्यम से मरीजों के घर पर निरंतर निगरानी करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में प्रयुक्त वेरेबल सेंसर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अनुमोदित तथा सही प्रमाणित है। ठीक है, प्रणाली कैसे कार्य करती है? तो यह आई लाइव कनेक्ट प्रणाली कैसे काम करती है? तो यह जो है ये उपकरण हृदय गति की लय, ऑक्सीजन स्तर, श्वसन दर यानी रेस्पिरेशन, तापमान, टेम्परेचर, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रवृत्ति तथा शारीरिक गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण मानकों की निगरानी करते हैं। ठीक है, एकत्रित डेटा सुरक्षित क्लाउड तथा 24/7 संचालित मेडिकल कमांड सेंटर डॉक्टरों के द्वारा संचालित को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह प्रणाली कार्य करती है। क्या कैसे? इनके उपकरण हृदय की गति, इनकी हार्ट बीट, SOP, SpO2, ऑक्सीजन स्तर, श्वसन दर, रेस्पिरेशन, तापमान, टेम्परेचर, रक्त की प्रवृत्ति, ब्लड प्रेशर, शारीरिक गतिविधि, फिजिकल मूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण मानकों की निगरानी करते हैं। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका क्या है इसमें? तो AI वास्तविक समय रियल टाइम डेटा का विश्लेषण कर प्रारंभिक शारीरिक परिवर्तनों की पहचान करता है और लक्षण प्रकट होने से पहले ही अलर्ट जारी करता है। ठीक है, जिससे कि त्वरित चिकित्सकीय हस्तक्षेप संभव हो पाता है। यह प्रणाली जो है पूर्वानुमानात्मक निगरानी, प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग पर केंद्रित है, जिससे घर पर ही ICU जैसी निगरानी सुविधा उपलब्ध होती है। विशेष रूप से बुजुर्गों तथा हृदय अपचार तथा श्वसन संबंधी रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए खासकर अस्पतालों से छुट्टी के बाद की संवेदनशील अवधि में अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, लाइव कनेक्ट आई लाइव कनेक्ट। ठीक है, प्रभाव एवं अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं? तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि 10 सप्ताह तक 410 मरीजों पर किए गए एक ऑब्जर्वेशन अध्ययन में पुनः अस्पताल में भर्ती होने की दर में 76% की कमी दर्ज की गई है। और यह प्रणाली डेटा आधारित दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा रिमोट हेल्थ केयर का सशक्त बनाते हुए आपात स्थितियों को पहले ही रोकने की क्षमता प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वंदे भारत संबंधी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ऑन वंदे मातरम वंदे मातरम संबंधी दिशा निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और औपचारिक अवसरों पर भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन और वादन के लिए प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, संवैधानिक स्थिति क्या है? न तो राष्ट्रीय गीत और न ही राष्ट्रगान का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। न तो राष्ट्रीय गीत और न ही राष्ट्रगान का संविधान में उल्लेख है और इनकी स्थिति 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान सभा के प्रस्ताव से प्राप्त होती है। इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है कि 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान सभा के प्रस्ताव से प्राप्त होती है। इनका मुख्य दिशा निर्देश क्या है? वादन का क्रम, जब किसी वंदे मातरम संबंधी दिशा निर्देश क्या क्या है? तो यह वादन का क्रम जो है, जब किसी कार्यक्रम के दोनों का वादन हो, कार्यक्रम में दोनों का वादन हो तो वंदे मातरम का वादन जन गण मन से पहले होगा। ठीक है, और अवधि इसकी क्या होगी? सरकार ने वंदे मातरम के 6 पदों वाले आधिकारिक संस्करण का निर्धारित किया है और जिसकी कुल अवधि जो है 3 मिनट और 10 सेकेंड यानी कि 190 सेकेंड है। ठीक है, 3 मिनट
10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड। किसका? वंदे मातरम का। अनिवार्य खड़े होना बहुत ही अनिवार्य। आधिकारिक परिवेश में जब भी राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाता है तो उपस्थिति सभी नागरिकों के लिए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक है। ठीक है, यह मुख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आधिकारिक वादन के अवसर, ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन प्रस्थान के समय, आगमन हो रहा है तब यानी कि जो आ रहे हैं तब, और जब उधर जा रहे हैं तब, आगमन या प्रस्थान कर रहे हैं तो, राष्ट्रपति राज्यपाल के संबोधन के पहले और बाद में, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल का संबोधन से पहले और संबोधन के बाद में भी, राष्ट्रीय परेड, लंगर समारोह जैसे पद्म पुरस्कार। ठीक है, यानी कि आधिकारिक वादन के अवसर कौन कौन से हैं? तो जब राष्ट्रपति ध्वजारोहण का समारोह हो तब, राष्ट्रपति राज्यपाल के जो आगमन या फिर प्रस्थान करे तब, और राष्ट्रपति राज्यपाल के संबोधन से पहले और बाद में, राष्ट्रीय परेड जब हो रहा हो, अलंकरण समारोह हो जैसे पद्म पुरस्कार इसी को बोलते हैं तब। कौन संबंधी दिशा निर्देश क्या हैं इसके? तो संस्कृति के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, परेड समारोह को छोड़ करके सांस्कृतिक या औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय आधिकारिक संस्करणों के सामूहिक गायन को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, औपचारिक राजकीय समारोह को छोड़कर सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन पर प्रस्थान से ठीक पहले राष्ट्रीय गीत सामूहिक रूप से गाया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान में क्या? विद्यालयों को विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना विकसित करने हेतु दिन की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से करने की सलाह दी गई है। ठीक है, इसलिए विद्यालयों में सबसे पहले वंदे मातरम प्रार्थना के और पीरियड के बाद फिर से हम लोग राष्ट्रगान भी करते हैं। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। छूट एवं विशेष प्रावधान। छूट और विशेष प्रावधान क्या है? तो सिनेमा हॉल में जो है राष्ट्रीय गान के विपरीत वंदे मातरम की सिनेमा घरों में नहीं बजाया जाता। यानी क्या है? राष्ट्रीय गान के विपरीत जो वंदे मातरम को किसमें नहीं बजाया जाएगा? सिनेमा घरों में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री में उपयोग, यादी, समाचार, रील या वृत्त चित्रों में इसका उपयोग किया जाता है तो व्यवधान से बचने के लिए दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में, यह जो है लेखक वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह मातृभूमि के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। ठीक है, रचना, इसकी जो रचना है 1870 के दशक में हुई थी। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1870 के दशक में हुई थी। और इसके बाद में इसे उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित किया गया। इसकी रचना तो हो गई थी 1870 में वंदे मातरम की, और इनको किस उपन्यास में प्रकाशित किया गया? तो आनंद मठ के उपन्यास में 1882 ईस्वी में। जो स्वीकृति क्या है? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत में अपनाया। ठीक है, भाषा जो है यह गीत मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है। तो किस में लिखा गया है? मूल रूप से संस्कृत और बंगाली में लिखा गया है। ठीक है, इनकी न्यायिक व्याख्या, M.K. रमेश बनाम भारत संघ 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वंदे मातरम का गायन कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है बल्कि नैतिक रूप से वांछनीय है, और यह स्पष्ट किया कि सच्ची देशभक्ति सुरक्षित सम्मान से आती है, न कि जबरन पालने से। सही बात।
जो M.K. रमेश बनाम भारत संघ जो मामला आया था 2006 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो वंदे मातरम का गायन कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। वंदे मातरम का गायन क्या है? कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से वांछनीय है। और यह स्पष्ट किया कि जो सच्ची देशभक्ति स्वैच्छिक सम्मान से आती है, न कि जबरन पालने से। यह जो राष्ट्रीय गान जनगण मन के बारे में, लेखक जो है राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो राष्ट्रगान है जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर और 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन। ठीक है। भाषा यह जो है अत्यधिक संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया है। इसे भी किस में लिखा गया है? संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया है राष्ट्रीय गान जनगण मन को। ठीक है। राष्ट्रीय गान जनगण, अवधि इसकी कितनी होती है? तो पूर्ण संस्करण की अवधि 52 सेकेंड होती है। राष्ट्र जो गान है हमारा, उसकी अवधि जो होती है 52 सेकेंड होती है। ठीक है। और जो राष्ट्रगीत है उसकी अवधि कितनी होती है? 3 मिनट 10 सेकेंड, यानी कि 190 सेकेंड। कानूनी संरक्षण राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत संरक्षण प्राप्त है और इसका अपमान कानूनन दंडनीय है। यानी कि जो कानूनी संरक्षण राष्ट्रगान को राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। यदि इसका कोई अपमान करता है तो उसको कानूनन दंडनीय। उल्लंघन पर जो है 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना तथा दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। न्यायिक व्याख्या जो है बिजोए इमैनुअल मामला 1986 में जो गया था, क्योंकि 1986 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक मौन में खड़ा रहता है तो उसे राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक मौन में खड़ा रहता है तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1) के ए का उल्लंघन है। ठीक है। मतलब कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता गाने के लिए, उस सम्मानपूर्वक यदि वो लाइन में खड़ा है तो। ठीक है। बोधन न्याय क्या है? बोधन न्याय तो यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 12 फरवरी 2024 को शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन बोधन AI का शुभारंभ किया। तो ये बोधन AI क्या था हमारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने 12 फरवरी 2026 को शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र बोधन AI का शुभारंभ किया। ठीक है। इन्होंने इसका शुभारंभ जो है 12 से 13 फरवरी तक नई दिल्ली
स्थित भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 के दौरान किया था। उन्होंने इसका शुभारंभ कब किया था बोधन AI का? 12 से 13 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम में। और ये जो 2 दिवसीय था जिसे भारत बोधन और AI कॉन्क्लेव 2026 के दौरान किया गया था। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 के दौरान बोधन AI का शुभारंभ। ठीक है, यह क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र, बोधन AI का शुभारंभ। बोधन AI के बारे में जानते हैं। तो क्या था बोधन AI? यह जो परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में विकसित की गई है। यह जो है इंडिया एडो AI स्टैक का निर्माण करेगा, जो एक ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान में AI टूल्स को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया? स्कूली शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए, यानी कि कुछ सीखने के लिए और अपना विकास करने के लिए, और अनुसंधान में AI टूल्स को सशक्त बनाने के लिए। यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल पर आधारित होगी। ठीक है, किस पे आधारित होगी? डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल पर आधारित होगी। ठीक है, इसका कार्य क्या है बोधन AI का? तो यह जो है भारत में होस्ट किए गए एक आधारभूत बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल का विकास करेगा। साथ ही एक कॉमन टेक्नोलॉजी लेयर भी विकसित करेगा, जिसका उपयोग राज्य संस्थान तथा टेक स्टार्टअप शिक्षण उपकरणों के निर्माण में कर सकेंगे। यह जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में एक आधारभूत अवसंरचना प्रदाता तथा एप्लीकेशन एग्रीगेटर दोनों के रूप में कार्य करने हेतु अभिकल्पित किया जाएगा। ठीक है, जिसे वर्तमान एडटेक समाधान तथा नए स्टार्टअप समानांतर प्रणाली निर्मित करने के स्थान पर एक साझा इकोसिस्टम से जोड़ सकेंगे। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु कितने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़ रुपए का, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 26-27 के लिए कितना? 100 करोड़ रुपए के लिए। 25-26 के लिए शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि 26-27 के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन। यह क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेफ्टी एंड वुमेन्स एट वर्क प्लेस। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, किसने? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित कहाँ? विज्ञान भवन में और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। और इस सम्मेलन के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, उत्पीड़क मुक्त कार्यस्थलों का निर्माण करना, महिलाओं को कार्यस्थल पर लागू लैंगिक उत्पीड़न यानी कि निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना। सी बॉक्स पोर्टल क्या है? ये जो सी बॉक्स पोर्टल है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2024 में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? 2024 में अगस्त में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। सी बॉक्स पोर्टल का
अब हम लोग देखते हैं यह जो है एक सुरक्षित उपयोगकर्ता अनुकूल बहुभाषी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। इसमें कठोर गोपनीयता प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। यह जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने संबंधित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को स्वचालित प्रेषण तथा वास्तविक समय रियल टाइम में निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सके। यह जो है पोस्ट अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में हितधारकों की सहायता हो सके। यह पोर्टल एक संसाधन रिसोर्स हब के रूप में भी कार्य करता है, जिसे संस्थान अपनी अनुपालक संबंधी जानकारी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें समिति का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट एवं जागरूकता एवं प्रशिक्षण पहल शामिल है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत सार्वजनिक और निजी तथा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है। इसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए आंतरिक समितियां बनाना अनिवार्य है, इंटरनल कमेटी। यह अधिनियम जो है उत्पीड़न की परिभाषा निर्धारित करता है। आंतरिक समितियां ICS तथा स्थानीय समितियां लोकल कमिटीज के माध्यम से प्रतिषेध की व्यवस्था प्रदान करता है तथा शिकायत को 3 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। ठीक है, यह जो है अधिनियम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। इस अधिनियम में उत्पीड़न की परिभाषा निर्धारित करता है। आंतरिक समितियों, स्थानीय समितियों के माध्यम से प्रतितोष की व्यवस्था का प्रदान करता है तथा शिकायत को 3 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। यह अधिनियम 23 अप्रैल 2013 को पारित किया गया था तथा 9 दिसंबर 2013 को प्रभावी हुआ था। इसको तो पारित दिया गया था 23 अप्रैल को, लेकिन ये 9 दिसंबर को प्रभावी हुआ। ठीक है, पोस्ट अधिनियम 2013 के प्रमुख पहलू क्या थे? दायरा और प्रयोज्यता। यह संगठित असंगठित क्षेत्र में कार्य सभी महिलाओं, कर्मचारियों, ग्राहकों, प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों को कवर करता है, जिसमें कि घरेलू कामकाज शामिल है। कार्यस्थल की परिभाषा क्या है पोस्ट अधिनियम की? यह परिभाषा कार्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार के दौरान तो उससे संबंधित कारणों को कर्मचारी की द्वारा भ्रमण किए जाने वाले किसी भी स्थान को सम्मिलित करती है, जिसमें कि नियोक्ता के द्वारा प्रदत्त परिवहन सुविधा की शामिल है। उत्पीड़न की परिभाषा क्या है? इसमें अवांछित कृत्य सम्मिलित है, जैसे शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग, यौन संबंधी टिप्पणियां करना, अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना अथवा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण। ठीक है, इसका निवारण तंत्र क्या है? इसका निवारण तंत्र है आंतरिक समिति, इंटरनल कमिटीज, और स्थानीय समिति, लोकल कमिटी। आंतरिक समिति में क्या है? यह 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों के लिए समिति बनना अनिवार्य है। ठीक है, जिला अधिकारियों, जबकि स्थानीय समिति क्या है? जिला अधिकारियों तथा उन कार्यस्थल के लिए स्थापित की जाती है जहाँ 10 से कम कर्मचारियों तथा अधिक शिकायत एवं नियोक्ता के विरुद्ध हो। शिकायत प्रक्रिया क्या है इसकी? तो शिकायत प्रक्रिया है त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रक्रिया समयबद्ध रखी गई। ठीक है, जिसमें कि शिकायत जो है 3 माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए और वैध कारण होने पर इसे अतिरिक्त 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है, और जांच को 90 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो सेवा नियमों या यौन उत्पीड़न नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि शिकायत दुर्भावना के साथ की गई शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, जिसमें कि यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली घरेलू कामगार भी शामिल है, स्थानीय समिति यानी कि लोकल कमेटी शिकायत की समीक्षा करती। आवश्यकता पड़ने पर इस समिति का इन मामलों को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजती। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब हम लोग फिर कल मिलते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।